नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आज एक बार फिर से अपने टेंस पर बढ़िया से डिस्कशन करने के लिए। जी हाँ, क्लास एकदम बढ़िया बिंदास रहने वाली है और हर दिन की तरह टेंस पर आज हम फिर से अपना डिस्कशन करेंगे। एकदम बढ़िया से हर एक कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा और कोई कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ज़्यादा एग्जाम्पल्स देते हुए आपको पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से मैं क्लियर करने की हर संभव जो अपनी तरफ से कोशिश है वो करने जा रहा हूं। तो जल्दी से आइए मेरे दोस्तों, करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार टेंस के सेशन की एक जबरदस्त शुरुआत। क्योंकि हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे भाई जिसका संघर्ष अभी जारी है। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ है क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ है क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो आज ये टेंस की 3rd क्लास है। अगर अभी से पहले की आपने दोनों क्लासेस नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों ही क्लासेस का लिंक डलवा दिया है। और पहले एक बार पूरा टेंस को हम बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, अपने टेंस को रिवाइज करने के बाद हम जो आगे बढ़ेंगे जिससे कि चीजें पूरी बढ़िया से आपको क्लियर हो। एक छोटी सी जानकारी पहले ही देना चाहूंगा भाई, जिस भी डियर स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, चैनल सब्सक्राइब करना एक आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और फिर आपका और हमारा जो ये सपना है वो शायद अधूरा रह जाएगा। ठीक है जी, चलिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। क्योंकि एप्लीकेशन पर आपको ये पीडीएफ मिलती है आफ्टर क्लास। ठीक है ना, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसके आफ्टर क्लास पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कोई आपको खर्चा, कोई 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे मिलेगी वो रास्ता आपके सामने है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मैंने डलवाया हुआ है। सभी लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की तो आप पहले कम्युनिटी पर जाइएगा, देन एक्सप्लोर ग्रुप पर जाइएगा। एक्सप्लोर ग्रुप पर जाने के बाद में आप यहाँ पर योर ग्रुप में जाओ, यूं स्क्रॉल करके। तो जब आप इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो इंग्लिश बाय शानू रावत मेरी खुद की कम्युनिटी आपको मिलेगी। वहां पर आपको आपकी ये पीडीएफ आफ्टर क्लास की मिल जाएगी, यानी नोट्स बनाने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए भैया, बात शुरू करते हैं अपने टेंस की। तो जो 2 क्लासेस में मैं ऑलरेडी आपको चीजें क्लियर किया हूं, पहले उनका एक बार बढ़िया से रिवीजन कराता हूं, 5 मिनट लगेंगी। देन फिर आज उससे आगे आपको लेकर के चलूंगा, मजा बहुत आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि चीजें सिखा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं भैया। ठीक है जी, देखिए पहली बात कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को सीखने से पहले ये पता होना चाहिए इंग्लिश क्या होती है। आप बोलोगे सर इंग्लिश तो एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। भाषा क्या है भाई? विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। और इस माध्यम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है बेटा? आपके साउंड्स का। इन्हीं साउंड्स को अगर लिख दोगे तो आपको क्या मिलेंगे? या तो अल्फाबेट या लेटर। लेटर को एक साथ कनेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, मीनिंगफुल यूनिट बना लो, तो आपका क्या बनेगा बेटा? वर्ड बन जाएगा। वर्ड को एक साथ इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा? आपका फ्रेज बनेगा। फ्रेजेस को इकट्ठा किए तो क्लोज बनेगा, और क्लोज को मिलाने के बाद में आपका सबसे लास्ट में आकर के बनता है सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होता है ये आपको पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज सो कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना एक कंप्लीट अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलता हो, उसी को आप बोलेंगे बेटा मेरे सेंटेंस। ठीक है जी, ये लेटर वाली बातें रखी थी। फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पर आ गया था कि भाई ग्रामर आएगी, वोकैब आएगी और कॉम्प्रिहेंशन आएगा। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लो भैया। अगर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए आप मतलब कभी भी डिस्कशन करेंगे तो आपको हमेशा इंग्लिश से 3 सेक्शन ही देखने को मिलेंगे, या तो ग्रामर, या फिर वोकेबुलरी, या फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर से हमेशा आपको क्वेश्चन, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। वोकेब से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन से आपको भाई ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारी बातें बता चुका हूं। फिर हम सीधा टेंस पर आए थे। टेंस मैंने बताया था टाइम एंड एक्शन का कॉम्बिनेशन ही टेंस कहलाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला टाइम कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन कितने होते हैं बेटा? 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 3 टाइम 4 एक्शन के साथ मिलकर के टोटल 12 आपके क्या बना देते हैं बेटा? टेंस बना देते हैं। टोटल 12 आपके क्या बना देते हैं मेरे प्यारे बेटा? आपके टेंस बना देते हैं। और एक बात और याद रखना, कभी मत भूलना कि टाइम डिसाइड्स द टेंस। ये बात आपको कभी भी मिस नहीं करनी कि कभी भी अगर आपको
टेंस को डिसाइड करना है, टेंस का पता लगाना है कि भाई टेंस कौन है या कौन सा है, तो उसकी सीधी सी गणित है, उस सेंटेंस के अंदर टाइम ऑफ एक्शन पकड़ लो, आपको टेंस पता चल जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बेटा जो टाइम होता है वही सर्वे सर्वा है, टाइम के दम पर ही मेरे प्यारे बेटा जी सब कुछ हमारा चलता है। अगर टाइम आपको क्लियर है, टाइम आपको पहचानना आता है, यानी कि आपको टेंस आता है। गॉट इट? तो ये बात बेटा कभी मिस ना करना कि टाइम डिसाइड्स दी टेंस, टाइम ही टेंस को डिसाइड करता है। क्योंकि व्हाट इज टेंस, अगर आपसे कोई कह दे तो आप बोलेंगे सर टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। क्यों है स्टडी? क्योंकि आपको मालूम है कि सेंटेंस कोई भी बनेगा तो वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनेगा। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों आती है? क्योंकि ये टाइम ऑफ एक्शन को दिखाती है। मेन वर्ब क्यों आती है? क्योंकि ये एक्शन को दिखाती है। तो दोनों के दोनों है क्या? वर्ब है। इसी वजह से टेंस क्या निकलता है बेटा? वर्ब निकलता है। यानी अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर टेंस पहचानना है तो आप उस सेंटेंस के अंदर वर्ब को देखिए। आप उस वर्ब को देखने मात्र से ये बात बता सकते हैं कि भाई मेरे इस सेंटेंस के अंदर जो ये टेंस है ये वाला है। बिल्कुल आसान सा गणित है। ठीक है जी, चलो। इसके बाद मैंने वर्ब के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। ये मैंने वर्ब की फॉर्म बताई, ये हेल्पिंग वर्ब की मैंने बातें की थी कि हेल्पिंग वर्ब केवल 3 होती है। एक तो आपकी डू होती है, एक आपकी बी होती है, और एक आपकी क्या होती है बेटा जी मेरे? हैज होती है। एक तो आपकी डू होती है, एक बी होती है, और एक आपकी हैज होती है। ठीक है, पूरी इंग्लिश में केवल और केवल यही आपकी जो है 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बाकी और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। बची हुई जो आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं वो बेटा मॉडल्स होते हैं। जैसे विल और शैल का आपका मतलब एक तरीके से माइंड काम कर रहा होगा, तो विल और शैल बेटा मॉडल्स होते हैं। चलो जी, फिर ये एक प्यारी सी टेंस की बनवाई थी टेबल, उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया रटी हुई है। और इस टेबल के अंदर मैंने केवल मुद्दे की बात कही थी कि भाई देखो टेंस इन्हीं से पता चल रहा है, क्यों ना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पे काम किया जाए, क्यों बिना मतलब की चीजें कॉम्प्लिकेटेड की जाए। फिर मैंने कुछ चीजें आपके सामने इसको आसान करने के लिए कहा था कि अगर कॉन्टिन्यूस एक्शन या फिर कॉन्टिन्यूस किसी भी टेंस की तरफ जाओगे, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ अगर आप जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब जो आएगी वो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्योंकि देखो कंटिन्यू चलने वाले एक्शन को कंटिन्यूअस वर्ब ही दिखा सकती है, और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि V4 जो मैंने लिखी हुई है। परफेक्ट एक्शन यानी कंप्लीटेड एक्शन बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाएगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो बेटा बीन के साथ टाइम जरूर आएगा, और फ्यूचर है तो मॉडल का यूज जरूर होगा, विल का और शैल का। फिर बेटा फिर सेंटेंस पर थोड़ी सी बात करी थी, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैंने शुरुआत करी थी, और मैंने आपसे बोला था कि जब भी कभी आपका कोई भी कार्य डेली बेसिस पर एक रूटीन के तहत चल रहा हो, तो जो कार्य रोजाना होता है उस रोजाना होने वाले रूटीन के तहत कार्य को दिखाने के लिए आप हमेशा लेकर के आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से यहां जो आप सेंटेंस बनाते हैं उसका जो मेन मोटिव है, वो मेन मोटिव कह दो, या उस सेंटेंस की जो बेटा थीम आप कहेंगे, वो थीम क्या है? किसी के बारे में जानकारी देना। अगर आपको कभी भी किसी के भी बारे में जानकारी देनी, चाहे किसी इंसान के बारे में, वस्तु के बारे में, जगह के बारे में, वो सारे पर्पसेस को फुलफिल आपका करेगा कौन? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक बार उधर बात कर लीजिए। डन है मामला? ठीक है जी। जब भी कभी आपको किसी भी सेंटेंस को बनाते समय बात पता चल जाए कि भाई सेंटेंस की मदद से मुझे किसी के बारे में बताना है, मुझे कहना राहुल झूठ बोलता है, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, राहुल हमेशा सब सुबह जल्दी जगता है, राहुल लेट क्लास में आता है, राहुल बहुत मेहनत करता है, इन सभी सेंटेंसेस में हम राहुल के बारे में बता रहे हैं। समझ रहे? मैंने बोला इस रिमोट के अंदर 2 सेल है, 2 बैटरियां हैं। भाई मैं कहूं कि इस रिमोट के अंदर कितनी बैटरी है बेटा? देखो 2 बैटरियां, तो मैं इस रिमोट की जानकारी दे रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस रिमोट कंटेन्स 2 बैटरीज। क्यों? क्योंकि जानकारी दे रहा हूं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कि आप केवल जानकारी देने का काम कर रहे हैं, कोई कार्य वहां पर एट प्रेजेंट नहीं हो रहा, बस आप जानकारी दे रहे हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस आप किसकी मदद से तैयार करने वाले हैं? आप बोलेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस।
क्या है बेटा उसका मतलब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस-ई-आई-एस। अब किसके साथ में फर्स्ट फॉर्म, किसके साथ में एस-ई-आई-एस? तो ये सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया था कि भाई सब्जेक्ट जो होते हैं वो पूरी इंग्लिश के अंदर केवल दो ही कैटेगरी में बंटते हैं, या तो सिंगुलर या फिर प्लरल। अगर एक है तो भैया सिंगुलर है, एक से ज्यादा है बेटा जी तो प्लरल है। अगर वो सिंगुलर होंगे तो ही, शी, इट या फिर नेम या फिर सिंगुलर होंगे, और एक से ज्यादा होंगे तो आई, वी, यू, दे या फिर आपके प्लरल होंगे। एक से ज्यादा होंगे तो आई, वी, यू या फिर दे या फिर प्लरल। आप बोलोगे सर आई कैसे? बेटा ये एक्सेप्शन है, इस पे दिमाग मत लगाइएगा अभी के लिए। तो इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब यानी बेटा V5, और V5 का मतलब तो सबको याद है ना, V1 में S या फिर बेटा जी आपका ES। यानी कि जब भी कभी आप किसी भी वर्ब में S जोड़ते हैं तो आपकी वर्ब क्या बन जाती है डियर? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। और इसी को मैं क्या नाम देता हूं? प्यार से V5 बोलता हूं। अगर ING लगा होता तो भैया इसे प्रोग्रेसिव वर्ब बोलते, इसका काम होता कंटिन्यू एक्शन को दिखाना, यानी ये हो जाती V4। लेकिन यहां लगा है ES यानी ये बन गया बेटा V5। तो ये जानकारी सब बच्चों को क्लियर थी भैया। फिर ये बात मैंने कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स की मदद से सिखाई, तो आज आपको समझ में आ गया कि शी के साथ कम्स क्यों आता है, कम क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बेटा शी है सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। कम क्या है आपकी? प्लरल है। ये सारी बातें हो गई। फिर मैं आगे बढ़ गया था, मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी डे टू डे लाइफ को आप दिखाने का काम करते हो, जैसे एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने इसी एग्जाम्पल को 6 से 7 एग्जाम्पल्स में तोड़ दिया था। मैंने बोला भैया राहुल रोजाना स्कूल जाता है, राहुल गोज टू स्कूल डेली। मैंने बोला रोजाना स्कूल नहीं जाता, राहुल डज नॉट गो टू स्कूल डेली। मैंने बोला क्या राहुल स्कूल जाता है रोजाना? तो डज राहुल गो टू स्कूल डेली। क्या राहुल स्कूल नहीं जाता? तो डज राहुल नॉट गो टू स्कूल डेली। राहुल स्कूल क्यों जाता है? वाई डज राहुल गो टू स्कूल डेली। ठीक है। और राहुल स्कूल रोजाना क्यों नहीं जाता? वाई डज राहुल नॉट गो टू स्कूल डेली। तो सेंटेंस तो एक था, लेकिन उसको मैंने 6 एग्जांपल्स में ब्रेक किया। ये आपको भी करना, मैंने आपसे आई थिंक होमवर्क के रूप में भी कुछ यहां से टास्क आपको दिया था। ये बात हो गई भाई बिल्कुल बेसिक। फिर मैं इस सेंटेंस को बताते समय आपको एक सेंटेंस की जो अलग दुनिया होती है उसमें लेकर के गया था, और मैंने पूरे सेंटेंस के टाइप पढ़ाए थे, क्योंकि ये एक वो बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन है जो हर बच्चे को एटलीस्ट आनी ही चाहिए। देखो बेटा, जब वाक्य की बात आएगी, सेंटेंस की बात आएगी, भाई 10 चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? जिससे सेंटेंस बनाने आ जाए, और हमें यही नहीं पता वो कितने होते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि शादी हुई नहीं है, बच्चों के कपड़े खरीदने चल दिए। अब यार बिना शादी किए बच्चों के कपड़े खरीदोगे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी आपको। हो सकता है एक तो दुकानदार जो है आपको उठा के भगा दे, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी, हाँ तू कपड़े ले जा, तो वो तो फिर वही बात हो गई यार कि किसी के सिर पे बाल है नहीं और उसके तुम कंघी करने की तैयारी कर रहे हो, तो गलत बात है बेटा। तो फिर इस पे मैं लौटा, मैं बोला पहले सेंटेंस समझो। 2 तरह के सेंटेंस है पूरी इंग्लिश में, या तो सिंपल या फिर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसके अंदर सिंगल मेन वर्ब है, जिसके अंदर आपने एक कार्य किया है, जिसके अंदर आपने जो बात कही उसमें कार्य केवल और केवल एक हुआ, वो है सिंपल। और जब आपके सेंटेंस के अंदर डबल मेन वर्ब आ जाए, आप 2 काम को एक साथ जोड़ दें, आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करें, आपका सेंटेंस लंबा चौड़ा सा हो, उस सेंटेंस को आप बोलेंगे कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात क्लियर हो रही है? बोलो बेटा, जल्दी से बोलो दोस्त। भाई मैंने बोला यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वेरी सिंपल। तो यह है कंपाउंड सेंटेंस, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, केवल मैंने अपनी तरफ से बोला मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यह है बेटा सिंपल सेंटेंस। क्योंकि यहां पे क्या है? आई विल हेल्प यू, बस। बट मैंने बोला इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, यह है बेटा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें तो कुछ दुनियादारी है नहीं, इस पर बहुत सारे आज एग्जाम्पल्स करेंगे, आज यहीं से क्वेश्चंस निकलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, इतने सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हालांकि आ सकते हैं बट क्वेश्चन ज्यादा यहां से निकलेंगे। ठीक है, इसमें बहुत एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा आपको। तो सिंपल सेंटेंस भैया असर्टिव हो सकते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, जिसे आप सेकंड कहोगे नेगेटिव। इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड क्लोज एंडेड हो गया। इंपेरेटिव जो एडवाइस ऑर्डर रिक्वेस्ट दे, जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, ठीक है, या फिर डोंट से हो। ऑप्टेटिव जो बेटा विश को, ब्लेसिंग्स को दिखाएं, मे से शुरुआत होती है इनकी। एक्सक्लेमेटरी जो आपके हार्ट की सडन फीलिंग्स को दिखाएंगे, वो सब आपके हो गए भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सब आपको पढ़ा दिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले यूज की तरफ आपको लेकर के आया था, और मैंने आपसे बोला कि जब भी कभी आप यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट दिखाएंगे तो मेरे भाई आप यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेंगे। अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचा जाए,
तो बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट जो होता है एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने का ही तो काम करता है भैया। क्या देने का काम करता है प्यारे बेटा जी? आप बोलेंगे सर इंफॉर्मेशन देने का, क्योंकि कोई भी अगर आपने जानकारी दी है, अब वो जानकारी फैक्चुअल भी हो सकती है और फिक्शियस भी हो सकती है। आप बोलोगे सर फिक्शियस क्या होता है? फिक्शियस का मतलब बेटा काल्पनिक, फिक्शियस काल्पनिक, अनरियल, और इसका अपोजिट रियल भी हो सकती है, फैक्चुअल भी हो सकती है, यानी फैक्ट भी उसके अंदर छिपा हुआ हो सकता है। तो अगर कोई जानकारी आपने ऐसी दी जो कि डेटा को दिखा रही है, किसी फैक्ट को दिखा रही है, जो कि ना कभी बदली है ना कभी बदलेगी, तो ऐसे ना बदलने वाली चीजों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। भाई फैक्ट है यार, हमेशा ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि सर आज तो सूर्य के चारों ओर लगा रही, कल जाएगी सर चंद्रमा के पास, परसों जाएगी सर शुक्र के पास, और सर इस बार जो है ना मंथ के एंड में वीनस के साथ डील डन हुई है। ना भैया, गलत हो जाएगा। तो ये सारी बात मैंने आपसे कही थी। फिर मैंने एक बात बोला था कि जो भी परमानेंट एक्शन है बेटा इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। कहीं मन में ऐसा नहीं आ रहा सर आप इंडेफिनिट टेंस को खींच रहे हो, एग्जाजरेट कर रहे हो। बेटा पूरे टेंस का अगर कोई बापू है ना, वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिस बच्चे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया, 45% टेंस क्लियर हो जाता है यहां से। क्योंकि आप देखना कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे 45 क्वेश्चन तो ये 45% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा इस पे मैं ज्यादा एम्फेसाइज भी कर रहा हूं और इसे एग्जाजरेट भी कर रहा हूं, और अभी तो करूंगा मैं, क्योंकि चीजें खत्म करनी है जड़ से एक बार। वहीं मैंने दूसरी तरफ एक बात बोली बेटा, अगर कोई टेम्परेरी एक्शन आपको दिखाना होता जो अभी तो हाल फिलहाल में कंटिन्यू है लेकिन कभी ना कभी रुकेगा, तो ऐसे एक्शंस को आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन, टेम्परेरी एक्शन। और टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। परमानेंट एक्शन को दिखाना है तो बेटा किसका सहारा लोगे दोस्त मेरे? इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, रटना नहीं है चीजों को। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, मैं बोला कोई ऐसा एक्शन जो इतिहास में कभी एक बार हुआ था, उसे कौन दिखाएगा बेटा? V2। V2 का मतलब क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर इतिहास में कोई घटना बार बार हुआ करती थी, यानी पास्ट के अंदर अगर आपको रिपीटेड एक्शन दिखाना है, तो पास्ट के अंदर रिपीटेड एक्शन को दिखाएगा बेटा यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, ये सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे। राहुल हेल्प मी, राहुल ने मेरी मदद की थी, एक बार की। राहुल हेल्प्स मी, राहुल मेरी मदद करता है, अभी भी कर रहा है। राहुल इज हेल्पिंग, सॉरी करता है। राहुल इज हेल्पिंग मी, राहुल मेरी मदद कर रहा है, अभी कर रहा है, लेकिन आगे करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं पता। राहुल यूज्ड टू हेल्प मी, राहुल मेरी मदद किया करता था, कभी पहले किया करता था, अभी नहीं करता, लेकिन उसकी पहले आदत थी कि वो मेरी मदद करता था। तो ये हो गई बात यहां तक की। चलो जी, ये सारी बात मैंने करी। फिर मैंने इन 4 एग्जाम्पल्स की आपसे हिंदी पूछी थी, तो एक बार बता देता हूं। शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, बहुत बढ़िया बात है, हमेशा लिखती है एक पत्र। शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था, कितना लिखा? एक बार। कब लिखा? कभी पास्ट में लिखा, तो वन टाइम एक्शन है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। एट प्रेजेंट, जब तुम उससे बात कर रहे हो या जब आप और मैं बात कर रहे हो, तब भैया वो बैठी हुई अपना लिख रही है। शी यूज टू राइट अ लेटर, वो कभी पत्र लिखा करती थी, यानी उसे आदत थी, रोजाना लिखा करती थी, पास्ट में, बीते हुए समय में कभी वो बेटा लिखा करती थी। ठीक है दोस्त, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने भी आपसे एक बात कही कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं। ठीक है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी बेटा V1 V5, इसी पर थोड़ा डिटेल मुझे बात करनी है। डिटेल में बात कैसे होगी? देखो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने बोला बेटा द डॉग बार्क या फिर बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। हाँ जी, मन ही मन में बेटा एक बार सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करो, मन ही मन में सोच लो। मैंने बोला भाई व्हाट बॉयल या फिर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर एक और एग्जाम्पल दिया मैंने आपके सामने बेटा, एग्जाम्पल दे दिया बढ़िया सा, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप बोलोगे सर इतने एग्जाम्पल आसान दोगे क्या? मैं बोला बिल्कुल। देखो ये डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शंस के नाम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। चलो जी, और एग्जाम्पल दे लेता हूँ।
बढ़िया बढ़िया आसान आसान एग्जाम्पल्स देने में क्या ही जाता है बेटा, है ना। चलो और एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया, मान के चलते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया बेटा जी मैंने बोला आपसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या नाम दिया बेटा मैंने आपसे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, मैंने क्या नाम दिया बेटा जी आपको? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इन चारों एग्जाम्पल्स को आप एक बार ध्यान से देख करके आंसर कर दीजिए। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, इन चारों एग्जाम्पल्स को एक बार ध्यान से देखते हुए आप आंसर कीजिए। हाँ, आप बोलेंगे सर देखिए कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है बेटा। तीनों एग्जांपल्स कैसे हैं पहले बताओ, ये सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? आप बोलोगे सर तीनों में एक एक वर्ब है, यानी कि तीनों के तीनों आपके कैसे सेंटेंस हैं बेटा मेरे? सिंपल सेंटेंस है। हाँ जी, तीनों के तीनों कैसे सेंटेंस है? ये आपके तीनों के तीनों सिंपल सेंटेंस है। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, अभी आपके सामने ये चार एग्जाम्पल्स आ गए, चारों यूनिवर्सल ट्रूथ की स्टेटमेंट है। अब जैसे आपने यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट देखा तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप इन चारों एग्जांपल्स में देख रहे हैं सिंगल मेन वर्ब है, इसी वजह से ये कैसे सेंटेंस है भाई? ये है आपके सिंपल सेंटेंस। कैसे सेंटेंसेज हैं आपके? सिंपल सेंटेंसेज है। बट तब क्या हो जब इसी को मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में लेकर के जाऊं। भला कैसे? जैसे कि मैंने बोला आपसे ईट वाटर विल बॉइल, it will turn into vapor। अब यहां पर आकर के आ गया मजा। आप बोलोगे सर मजा क्यों आ गया? तो मजा आने की सबसे बड़ी वजह यह है सिंपल सी कि यहां पर आपके सेंटेंस के अंदर पहली बात बेटा कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ। भाई इफ क्या जोड़ने वाला शब्द कनेक्टर। दूसरी बात बेटा जी बॉइल पहली वर्ब, टर्न इनटू वाटर तो टर्न क्या है बेटा? सेकंड वर्ब। दो एक्शन हुआ, यदि पानी उबलेगा तो वो बर्फ बन जाएगा, है तो यूनिवर्सल ट्रूथ। बट ये स्टेटमेंट कैसा है? आप बोलोगे सर ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है बेटा? कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड कह लो या भी कंफ्यूज नहीं हो आप, इसलिए मैं दोनों शब्द लिख दे रहा हूं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब क्या करोगे बेटा? फंस गए आप तो आकर के, सर अब तो ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो गया, अब मैं क्या करूं? तो दोस्त यहां पर आपको चीजें सीखनी है, और सीखने लायक पॉइंट इतना सा है कि जब भी कभी आप किसी यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट की बात करेंगे, देखो मेरी बात को नोटिस करना और यहीं से चीजें अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं, चीजों को अब अच्छे से क्लियर करने में मजा आएगा। देखो जब भी कभी आप किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आप किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट की बात करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट की आपने करी बात, ठीक है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट भले ही आपके कैसे भी सेंटेंस में आ जाए, कैसे भी सेंटेंस में आ जाने से मेरा मतलब है कि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट एक सिंपल सेंटेंस में आए, या फिर ये आपका आ जाए इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसमें मेरे प्यारे बेटा जी कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है जी। टेंस जो रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टेंस कौन सा आएगा भाई? टेंस भी तो बदलना चाहिए कुछ, तो यहां बस याद ये रखना कि कोई सा भी सेंटेंस हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। आपका जो बेटा जी मेरे टेंस रहेगा वो हमेशा आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस कौन सा रहेगा मेरे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बताओ कंफ्यूजन तो नहीं होगी? हाँ जी, टेंस कौन सा रहेगा? हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चाहे स्टेटमेंट आपका कैसा ही भी सही, सेंटेंस आपका कैसा ही भी सही, बस यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कि जो बात आप कह रहे हो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होनी चाहिए। आपका टेंस हमेशा क्या रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी आपको मीनिंग सबको मालूम होना चाहिए, V1 और V5, यानी कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। बात क्लियर है? आप बोलेंगे यस सर, यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया ये स्टेटमेंट क्या हो गया? आप बोलोगे सर एकदम गलत, क्यों? यदि पानी उबलेगा तो बर्फ बन जाएगा। भाई साहब बर्फ ही बनता, आइसक्रीम कभी नहीं बना। सॉरी, उबलेगा तो भाप ही बनेगा, कभी आइसक्रीम नहीं बना, आज तक गुलाब जामुन भी नहीं बना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बेटा जो आपने बोला ना इफ वाटर विल बॉइल, बेटा विल नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वाटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? बॉइल्स। इट विल टर्न, बिल्कुल नहीं होगा, इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा जी? टर्न्स इनटू वेपर।
क्या बनेगा आपका? इट टर्न इनटू वेपर, इट टर्न्स इनटू वेपर। गॉट इट? बताओ मेरी बात समझ में आ गई? मैंने एक और एग्जांपल दिया आपके सामने, मैंने आपसे एग्जांपल दिया बढ़िया सा, और मैंने आपको क्या बोल दिया भाई? मैंने आपसे कहा सिंपल सी बात बिल्कुल कि if coal burn, it will release CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। भैया यदि कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब बताओ क्या कहोगे? हाँ जी मेरे प्यारे बेटा जी, अब यहां पर आप क्या कहेंगे? जल्दी से सोच करके आंसर दो। हाँ जी, यदि कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब इस क्वेश्चन को आपको सही करना है। आप सभी बच्चे सही कर देंगे। आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है, यदि कोयला जलेगा तो सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों प्रेजेंट में आएंगे। तो कोल क्या है बेटा? अनकाउंटेबल। कोयले को गिना तो जा नहीं सकता, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सबके साथ बेटा जी सिंगुलर वर्ब। तो आप बर्न की जगह क्या करेंगे? बर्न्स। इफ कोल बर्न्स इट विल रिलीज, कभी नहीं होगा बेटा जी। इट के साथ बेटा सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा आपका? इट रिलीजेज। इट क्या हो जाएगा भैया? इट रिलीजेज। क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इट रिलीजेज क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट? आप बोलेंगे यस सर। चलो पहला काम हो गया क्लियर। अब आपने बोला सर यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट था, इस वजह से टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता यानी यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट नहीं होता तो कौन सा टेंस आता सर? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में। कोई बड़ी बात है यार कि सर चलो ये तो आपने जो सेंटेंस दिया वो यूनिवर्सल ट्रूथ निकल गया। अगर मैं कह दूं कि यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सर अब क्या होगा? बात तो बिल्कुल आपकी जायज है बेटा, है ना? क्योंकि देखो इन दोनों ही स्टेटमेंट में नोटिस आपने किया, यदि पानी उबलेगा तो बर्फ बन जाएगा। दिखने में क्या लग रहा था? दोनों घटनाएं भविष्य की हैं। इसी प्रकार से यदि कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। दोनों घटनाएं कहां की लग रही थी? फ्यूचर की लग रही थी। लेकिन टेंस दोनों में क्या रहा? प्रेजेंट। क्यों रहा? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट था। लेकिन अगर यही स्थिति एक नॉर्मल स्टेटमेंट के साथ आ जाए तो क्या होगा? बड़ा क्वेश्चन आता है। तो बड़े क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले पहले शॉर्टकट देता हूं, फिर उसी शॉर्टकट को प्रूफ करवाऊंगा आपसे। बेटा शॉर्टकट ये है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट ना हो, एक कैसा स्टेटमेंट हो दोस्त? नॉर्मल स्टेटमेंट हो। नॉर्मल स्टेटमेंट हो तो नॉर्मल स्टेटमेंट अगर आपका कभी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा तब क्या होगा उसको सिखाने जा रहा हूं। तो नॉर्मल स्टेटमेंट यदि कभी भी आपका कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, बात को थोड़ा सा सीरियसनेस से सीखना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको मिल जाता है तो वहां पर एक बात याद रखना बेटा, और वो बात क्या याद रखनी है? देखो बात केवल इतनी सी है दोस्त कि यदि पहले वाला स्टेटमेंट आपका है बेटा जी मेरे प्रेजेंट में, किसमें भाई? पहला स्टेटमेंट आपका है बेटा प्रेजेंट में, किसमें है मेरे प्यारे बेटा जी? आपका प्रेजेंट में। तो जो सेकंड स्टेटमेंट होगा यानी सेकंड क्लोज होगा, सेंटेंस का सेकंड भाग होगा, उसका टेंस बता देता हूं अभी, ताकि एक नजर में तुरंत पहले आंसर निकालना सीख जाओ। क्योंकि दो चीजें होती हैं पेपर में, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो एग्जामिनर कभी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको ये पता हो कि सही करके क्या आएगा। वो बस ये देख रहा है कॉमन एरर के अंदर कि आप गलती पकड़ ले रहे हो नहीं पकड़ ले रहे। तो ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आपका टाइम बचाने के लिए। तो आप ध्यान रखना बेटा कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट तो आ ही सकता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंट के साथ में मेरे प्यारे बेटा फ्यूचर भी आपका आ सकता है, लेकिन कभी भी आपका पास्ट टेंस नहीं आ सकता। ये शॉर्टकट होते हैं, बाद में जब पूरा टेंस खत्म हो जाएगा तब आपको भी ये चीजें रियलाइज होने लग जाएंगी। अभी स्टार्टिंग में आप इसे ट्रिक मान लेते हो, हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आप भी खुद से बनाना सीख जाओगे जब टेंस पूरा होगा तब। इसी के साथ सेकंड अवस्था में आते हैं बेटा। अगर पहला ही स्टेटमेंट पास्ट में हुआ तो आप फिर से ध्यान रखना कि दूसरा स्टेटमेंट यानी कि सेकंड क्लोज आपका किस किस में हो सकता है। तो फिर से इस बात को याद रखना कि कभी भी आपका प्रेजेंट में नहीं हो सकता, कभी भी आपका फ्यूचर में बेटा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ बेटा जी किस में होता है? पास्ट में। यानी अगर पास्ट टेंस कहीं पे मिला तो पूरा स्टेटमेंट मेरे भाई किस में रहेगा? आपका पास्ट में रहेगा। ठीक है जी। कंडीशन नंबर बेटा मेरे थर्ड,
थर्ड कंडीशन आपसे कहती है अगर पहला ही स्टेटमेंट हो गया फ्यूचर में, किसमें हो गया भैया, फ्यूचर में, तो याद रखना बेटा, अब की बार मैंने यहां लिख दिया कंजंक्शन। क्या लिख दिया मेरे प्यारे बेटा, कंजंक्शन, यानी जोड़ने वाला शब्द। ध्यान रखना बेटा जी, इसमें केवल एक कहानी बनेगी, सिर्फ एक कहानी, और वो एक कहानी बड़ी निर्णायक होगी। क्वेश्चंस फंसते हैं, अभी हाल फिलहाल में एमटीएस के पेपर्स मतलब पेपर चल रहे हैं, 14 नवंबर तक होने वाले हैं। लगभग शिफ्ट में टेंस से एरर आई है, और अधिकतर शिफ्ट्स के अंदर जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो यहीं से उठ रहे हैं। बच्चे को जिसको समझ है वो तुरंत आंसर निकाल रहा है। फ्यूचर है ना बेटा अगर पहले में, तो याद रखना कंजंक्शन वाला क्लोज सिर्फ और सिर्फ रहेगा मेरे प्यारे बेटा प्रेजेंट में, ना तो कभी पास्ट में आ सकता है और ना ही कभी फ्यूचर में आ सकता है। बात क्लियर? ये थोड़ा सा पॉइंट अभी आपको लगेगा कि सर क्या कह दिया, इसे मैं प्रूफ करूंगा अभी 2-5 मिनट बाद, जब चीजें और अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बट फिलहाल के लिए ये बताओ, जो मैं समझाने की कोशिश किया वो बात समझ ही नहीं आई। अभी फिलहाल के लिए रट लो, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो। क्या रटवाना चाह रहा हूं बेटा, कि यदि पहला क्लोज आपका किसमें है, प्रेजेंट में, तो दूसरा क्लोज किसमें आएगा आपका, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। अगर पहला ही क्लोज आपका किसमें आ गया भैया, पास्ट में, तो दूसरा क्लोज भी किसमें आएगा, पास्ट में, यानी पूरा स्टेटमेंट किसमें जाएगा, पास्ट में। किसमें जाएगा, पास्ट में। और अगर पहला ही क्लोज आपका किसमें आ गया, फ्यूचर में, तो दूसरा यानी कंजंक्शन वाला क्लोज सिर्फ और सिर्फ बेटा मेरे किसमें जाएगा, आपका प्रेजेंट में। क्यों जाएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। समय के साथ साथ हर चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी, लेकिन फिलहाल ये 2 डब्बे, ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एक बार दोहराओ, चलो बोलो जल्दी से। अगर पहला क्लोज प्रेजेंट में है, पहला हिस्सा प्रेजेंट में है, तो दूसरे वाला क्लोज या तो प्रेजेंट या फ्यूचर यानी पास्ट में नहीं जा सकता। अगर पास्ट है तो सब कुछ बेटा आपका, पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में रहेगा। और यदि पहला क्लोज ही फ्यूचर में आ गया तो कंजंक्शन वाला क्लोज प्रेजेंट में जाएगा। किस में जाएगा मेरे प्यारे बेटा, प्रेजेंट में जाएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूं, इसकी थ्योरी समझाता हूं ये क्या गणित था। एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया दोस्त, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल। मैंने बोला आपसे यदि मैं दिल्ली आऊंगा, यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, आपसे मिलूंगा, है ना। ये स्टेटमेंट है बेटा आपके सामने। यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। अब मेरी बात पर फोकस करना शुरू कर देना, बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। यदि मैं दिल्ली आऊंगा, ठीक है भाई साहब, तो आपसे मिलूंगा, ठीक है जी भाई साहब। अब यहां आप जानते हो ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट एक्शन है, ये बेटा सेकंड एक्शन है, ठीक है। पहला एक्शन किसका है बेटा, आप बोलोगे सर जी फ्यूचर का है, भविष्य में तो आऊंगा बेटा, भाई फ्यूचर है। दूसरा एक्शन भी किसका है मेरे प्यारे बेटा, आप बोलोगे गुरुजी ये भी फ्यूचर का ही है, बिल्कुल सही बात है। अब जो आपका बेटा ये सेकंड एक्शन है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है मेरे प्यारे भैया, आपका फर्स्ट एक्शन पर। भाई आप खुद जानते हैं कि हमारा जो ये सेकंड एक्शन है, जो दूसरा कार्य हो रहा है, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड हो रहा है बेटा, फर्स्ट एक्शन पर। इस बात को याद रखना, ये चीजें बड़ी काम की हैं। आगे चल के डिपेंडेंट एक्शन भी हम पढ़ेंगे। यदि इतिहास में पास्ट में कोई भी 2 डिपेंडेंट एक्शंस होते हैं, वो दोनों सिंपल पास्ट में चले जाते हैं। मान के चलो मैंने बोला कि जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आई सभी बच्चे खड़े हो गए, तो टीचर क्लास के अंदर आई सभी बच्चे खड़े हो गए, तो दोनों एक्शंस एक दूसरे की वजह से हुए। भाई स्पेशली दूसरा एक्शन किस पर निर्भर किया, पहले पर किया। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों एक्शन भविष्य के हैं, लेकिन यहां पर भी दूसरा एक्शन पहले एक्शन की वजह से हो रहा है। यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, यानी दिल्ली नहीं आया तो तुमसे नहीं मिलूंगा। मानते हो इस बात को? तो बेटा इसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में, जो ये पहला एक्शन है ये हमेशा किस में जाएगा मेरे प्यारे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में जाएगा मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या फिर मैं कह दूं कंजंक्शन क्लोज आपका किस में जाएगा मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो आपका सेकंड एक्शन है दोस्त, ये आपका जाएगा सिंपल फ्यूचर में। ये आपका किस में चला जाएगा बेटा मेरे, सिंपल फ्यूचर टेंस में। किस में चला जाएगा प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे सर सिंपल फ्यूचर टेंस में। बताओ ये कंडीशन आपको समझ में ही नहीं है। अब मैं इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन कर रहा हूं, यानी ट्रांसलेशन करता हूं। देखो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा, इफ
आई विल कम, या फिर सिर्फ कम टू दिल्ली, आई विल मीट, या केवल बेटा मीट यू। बताओ जरा, एक बार खुद से ईमानदारी से आंसर करो, क्योंकि चीजें समझनी बहुत जरूरी है। रटंत विद्या का तो कोई भरोसा मैं करता ही नहीं हूं कभी। आप मुझे बताओ क्या जवाब देंगे आप। हाँ जी, यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, क्या कहते हो बेटा मेरी इस बात पर? आप बताइए, सभी बच्चे जवाब दो यार। आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान बात है, यदि मैं दिल्ली आऊंगा, पहला काम क्या ये, तो ये मेन है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। क्या बेटा? आई विल मीट यू। बात क्लियर हो गई? आप बोलेंगे यस सर। एक गजब की बात और बोलूं, ध्यान रखना, जीवन भर बेटा बात याद ये रखनी है आप सभी को, अगर मैं आपसे सच्चाई की बात करूं तो, कि कभी भी पूरी इंग्लिश के अंदर बेटा मेरे डबल फ्यूचर क्लोज, क्या मेरे भाई? डबल फ्यूचर क्लॉजेस एक ही सेंटेंस के अंदर, यानी 2 बार फ्यूचर, बेटा इम्पॉसिबल है। क्या है मेरे प्यारे बेटा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है बेटा जी, मेरी बात याद रखोगे, कभी भी पूरी इंग्लिश में डबल फ्यूचर नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज जब डबल फ्यूचर की बात करोगे तो उसमें एक एक्शन डिपेंडेंट होगा दूसरे पर, और जो एक्शन पहले हुआ होगा, जिस पर दूसरा एक्शन डिपेंड होगा, बेटा वो मेन प्राइमरी एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और जो डिपेंडेंट है वो आता है केवल फ्यूचर में। यही एक वजह है बेटा कि सेंटेंस के अंदर डबल फ्यूचर क्लोज, यानी कि मेरे प्यारे बेटा डबल विल या फिर शैल पूरी इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस में नहीं आ सकते। उनको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। किसी भी सेंटेंस को उठा लो, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को उठा लो, उसमें 2 बार विल 2 बार शैल नहीं मिल सकता। विश्वास नहीं हो रहा तो आपके पास जो भी बुक है, न्यूज़पेपर है, नॉवेल है, एक बार उसको उठा करके उसके 10-20 पेज चेक कर लो, कहीं ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि हो ही नहीं सकता, सुपरफ्लस हो जाएगा, रेडंडेंट हो जाएगा, चीजें ऐसी हो जाएंगी, वो मीनिंगलेस निकलने लग जाएंगी। सॉल्यूशन क्या है बेटा? भाई इसका सॉल्यूशन भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है, जल्दी अगर क्वेश्चन निपटाना हो तो, कि जो कंजंक्शन क्लोज है, यानी कंजंक्शन वाला क्लोज है बेटा, उसको आप किस में लेकर के आओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में मेरे प्यारे बेटा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बताओ ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को क्लियर है, और इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो मेजर कॉन्सेप्ट पहले दिया था वो आप में से कितने बच्चों को क्लियर है? क्योंकि चीजें क्लियरिटी की तरफ लेकर के जाओ। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, प्रूफ कर दूंगा समय के साथ साथ। आप खुद देखो, जब फ्यूचर टेंस आया तो कंजंक्शन वाला प्रेजेंट में गया है, फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं आया। दूसरी बात, अगर प्रेजेंट आया है तो फ्यूचर आ सकता था, लेकिन प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट भी आ सकता है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, जब सेंटेंस नॉर्मल रहेगा तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी आ सकता है, लेकिन कंजंक्शन वाला क्लोज केवल और केवल मेरे प्यारे बेटा प्रेजेंट में जाएगा। कंजंक्शन वाला क्लोज कभी फ्यूचर में नहीं जा सकता, क्योंकि कंजंक्शन वाला क्लोज डिपेंडेंट नहीं होगा, वो प्राइमरी होगा, वो मेन एक्शन होगा। भाई जिसमें कंजंक्शन लगेगी वो तो मेन एक्शन है, तो मेन एक्शन किसमें गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो दूसरा एक्शन था, जो डिपेंडेंट एक्शन था, जो डिपेंड था, वो गया बेटा सिंपल फ्यूचर में। बताओ किसी भी मेरे डियर स्टूडेंट को दिक्कत आई? आप बोलेंगे नहीं सर, ये बात हमें क्लियर हो गई। एग्जाम्पल और देख लो, मैंने बोला बेटा अनलेस यू विल वर्क हार्ड you cannot पास दिस एग्जाम। मैंने बोला जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते। बिल्कुल सीधा एग्जाम्पल दिया। तो पहला पॉइंट याद रखना भाई, आसान सी बात बताने जा रहा हूं। अगर सेंटेंस के अंदर बेटा कभी भी अनलेस आ जाए या फिर मेरे प्यारे बेटा अनटिल आ जाए, इन दोनों का नेगेटिव मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है जब तक ना की, इसका मतलब होता है तब तक ना की। दोनों के अंदर क्या छिपा हुआ है बेटा जी? ने छिपा हुआ है, अन आ रखा है। अन किसको दिखा रहा है? ने को। तो दोनों नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव है तो इसके साथ में कभी भी आप नो का, नेवर का, नोट का, है ना,
या फिर एक तरीके से सही मायने में बात करूं तो विल या शैल का यूज नहीं करोगे, क्योंकि कंजंक्शन जिस क्लोज में लग गई उसमें फ्यूचर आ नहीं सकता, तो कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल तो वैसे नहीं हुआ। दूसरी बात, दोनों खुद नेगेटिव है तो दोबारा नेगेटिव कर नहीं सकते। तो ये बात याद रखना, जिस क्लोज में, जिस भाग में, जिस हिस्से में अनटिल और अनलेस आपको मिल गया भैया, उसमें इन सभी का इस्तेमाल मत करना, वरना वही बात हो जाएगी कि बिना शादी किए बच्चों के कपड़े खरीदना, है ना। तो ये काम नहीं करना है आपने। दूसरी बात बेटा, अनलेस का इस्तेमाल हमेशा एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है, जब सेंटेंस में आप एक्शन दिखाते हो या फिर शर्तें रखने लग जाते हो, ठीक है। और अनटिल का इस्तेमाल बेटा टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। और एक दूसरी बात, क्वेश्चन में स्पेलिंग में पूछा गया ये क्वेश्चन, अनटिल, ये स्पेलिंग इसकी नहीं होती है भैया, ये गलती आप नहीं करोगे भाई। कभी अनटिल की स्पेलिंग में डबल एल चिपका दो, मैंने बहुत चिपकाई है बचपन में क्या, जब करियर शुरू किया था तो बहुत जगह मैंने गलती करी थी, बट बाद में मैंने उसको अपोलोजाइज किया। तो अब ध्यान रखना बेटा, TIL होता है अनटिल। अगर केवल टिल लिखते हो तो ये टिल होता है, स्टिल लिखते हो तो भी डबल एल होता है बेटा, लेकिन अनटिल में नहीं होता यार, कभी तुम गड़बड़ कर दो, ठीक है लाडले। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई क्या? हाँ जी, एक बार मेरी बात का जवाब दे दो। चलो बात का जवाब तो यार तुम दे ही दोगे, क्वेश्चन पर लौटाओ। बताओ इस क्वेश्चन को अब कौन बच्चा जल्दी से सही कर सकता है? हाँ मेरे प्यारे बेटा जी, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को जल्दी से सही कर सकता है? हाँ जी बताओ बेटा, हाँ कौन बच्चा ठीक कर सकता है? आप बोलोगे सर देखो सारी मोहमाया एक तरफ, लेकिन ये आपने कर दिया यहाँ भी विल, और सर आपने इधर बोला यू कैन नॉट पास दिस एग्जाम। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को तुम्हें ठीक करना है। आप सारी मोहमाया छोड़ो, आप बोलोगे सर देखो कुछ भी संभव है, लेकिन ये है सर कंजंक्शन वाला क्लोज फ्यूचर में नहीं जा सकता। मैं बोला हटा दो विल को, तो यू के साथ क्या आती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ नोट आ जाएगा, अभी तो पढ़ा रहे थे तुम। मैं बोला बेटा अनटिल और अनलेस वाले भाग में, यानी यहां से लेकर के और मेरे भैया आपका यहां तक नो, नेवर, नोट, विल, शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर अनलेस की वजह से नहीं लगाया आपने विल शैल। मैं बोला कर दी ना बचकाना हरकत। चलो कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके सामने में रख देता हूं। मैंने क्या एग्जाम्पल रख दिया? मैंने बोला एज सून एज आई विल रीच दिल्ली आई विल कॉल यू, कि जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा तुरंत तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ भैया इस क्वेश्चन को ठीक करवाना बेटा। हाँ जी, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुरंत तुम्हें कॉल करूंगा। अब बताओ क्या कहोगे? हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचूंगा तुरंत आपको कॉल करूंगा, सबसे पहली कॉल आप ही को आ रही है। हाँ जी क्या कहते हो? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें चीजें क्लियर हैं अब। क्यों? क्योंकि एज सून एज क्या बेटा? कंजंक्शन, और कंजंक्शन छोड़ो, एक विल और दो विल, कभी पूरी इंग्लिश में दो विल ना आ सकते हैं एक सेंटेंस में, आ ही नहीं सकते। अब सॉल्यूशन क्या है? कंजंक्शन वाले का हटेगा तो हटाओ, आई के साथ V1 आती है, आई के साथ V1 आपको मिल गई। सेकंड क्लोज फ्यूचर में बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन, टन टना टन 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 तारा। क्या कहते हो भैया? बात में मजा आ गया बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं रही भाई है? चलो और आसान एग्जांपल दे देता हूं। मैंने एक एग्जांपल और आसान सा दिया, मैंने आपसे बोल दिया दोस्त। हाँ जी मैंने एक एग्जांपल बढ़िया सा उठा लिया, मैंने बोल दिया यार क्या कि एग्जांपल नंबर 3 होगा ना। मैंने बोला इफ शी विल कॉल मी आई विल हेल्प हर सिस्टर। यदि वो मुझे कॉल करेगी तो भाई मैं उसकी बहन की मदद करूंगा। सोच सकता हूं फिर मैं, है ना। अक्सर लड़कों की आदत होती है कि उसने तो मुझे फोन ही नहीं किया। चलो जी बताओ एक बार जल्दी से, देखिए कौन बच्चा आंसर करता है। हाँ जी मेरे भाई, आपका जवाब तुरंत आएगा। गुरुजी सारी मोहमाया छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन लपड़ों में। सर ये देखो विल के साथ विल बिठा रखा, सत्यानाश जाए इस सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि डबल विल है। तो इलाज क्या है भाई? सब कंजंक्शन वाले को संभालो। हम बोलते हैं ना अपने को आप संभाल लो, हम तो अपने को संभाल लेंगे। बोलते हैं ना अक्सर लड़ाइयों में, तो बस संभाल दो अपने को। कैसे? कंजंक्शन वाले का फ्यूचर हटा दो, इसको सिंपल प्रेजेंट में ले आओ। शी के साथ कॉल मत करो यारो, कॉल्स कर दो, बात बन जाएगी, है ना। कल्याण होगा। डन है मामला। आज यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट खत्म कर दिए। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पूरी टेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो खत्म हो गई।
डन है मामला, बहुत बढ़िया। ये सीरीज चलती रहेगी, लगभग कोशिश करूंगा रोजाना आपको क्लास दे दूं। अगर पूरी इंग्लिश इसी अंदाज में पढ़नी है बेटा, अल्टीमेट इंग्लिश स्पेशल बैच मेरा चल रहा है। ये इंग्लिश का बैच है, सब कुछ पढ़ा रहा हूं इसमें, A to Z चीजें पढ़ा रहा हूं। दिवाली के ऑफर के बाद में प्राइस मात्र 425-30 रुपए है इसका, जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है। वैलिडिटी डबल है अभी, यानी 12+12 यानी 2 साल तक आपके पास ये बैच रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। अभी क्लास चलेंगी टोटल लाइव, शाम को 3 से 4 पढ़ाता हूं बेटा ग्रामर, और शाम को 7 से 8 बजे पढ़ाता हूं वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। कूपन कोड Y795 इस्तेमाल कर लो, इसमें जुड़ जाओ। अगर अपनी इंग्लिश की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका संपूर्ण समाधान चाहते हो तो ये मेरा आपसे वादा है, इसे पढ़ने के बाद दोबारा जीवन में कभी इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी। जैसे यहां पढ़ा रहा हूं ना एक एक चीज को तरीके से, मुझे कोई घास नहीं काटनी, मुझे किसी से अवार्ड रिवॉर्ड नहीं लेना कि 2 घंटे में टेंस खत्म, मेरे से नहीं होता भैया। मैं अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन ये मेरे दिल की बात है। अगर इस बैच को पूरा कर लिया, तुम ईमानदारी से खुद की भावनाओं पर काबू कर गए और तुम मेरे साथ में टिक गए ना आने वाले 4-5 महीने तक, बेटा 2025 में जिस एग्जाम में बैठना उसमें बैठ जाना, मेरा गारंटी है आपके लिए। अगर कोई आपका एक भी क्वेश्चन गलत कर दे, लेकिन कंडीशन पहले बोल रहा हूं, दोनों क्लास लेनी पड़ेंगी, 3 से 4 वाली भी और 7 से 8 वाली भी। अगर आप इस टाइम पे बिजी रहते हो भाई, रिकॉर्डेड देख लेना। मैं अपने टाइम पर फिक्स रहूंगा, मंडे से फ्राइडे आपको पढ़ाऊंगा, दिल से पढ़ाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा। पढ़ने की इच्छा है, इंग्लिश अच्छी करने की इच्छा है, चिल मूड से पढ़ने की इच्छा है, तो आपका हार्दिक स्वागत है अल्टीमेट इंग्लिश बैच में। कैसे जुड़ सकते हो इसका रास्ता बता रहा हूं, और इसकी PDF कहां मिलेगी पता है ना? कहां मिलेगी भैया? आपको सभी को मालूम है कि अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाकर के कम्युनिटी में, ठीक है जी। कम्युनिटी पर कैसे जाओगे स्टार्टिंग बता दिया था। अब देखो करना क्या है, आपको गूगल पे लिख दो या अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये खुल गई एप्लीकेशन, ऑल कोर्सेज में गए, SSC में गए, CGL में गए। CGL में जाते ही आपको बेटा ये दिख गया बैच, देखो ये, ठीक है जी, ये बेटा आपका बैच है। मत घबराना प्राइस वगैरह से, ये 2000 कुछ रुपए दिखेगा, लेकिन कूपन कोड बताया था आपको क्या भैया, Y795। बेटा क्या कूपन कोड है आपका? बोलो 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 एक बार, सारे बच्चे याद रख लो, क्या Y795। क्या बेटा? Y795। लगाते ही प्राइस कितनी है? 498। लो भैया दिवाली वाले ऑफर हो गए सारे खत्म, कोई नहीं, चलते रहते हैं ऊपर नीचे। अगर आप 20 रुपए ज्यादा भी खर्च कर दोगे तो अपने लिए कर रहे हो, कोई ऐसा तो है ही नहीं कि आपने पड़ोसी को दिए हैं कि वापस नहीं आएंगे। ये 20 रुपए आपने ज्यादा खर्च कर दिए तो हो सकता है इससे 20,000 20 लाख रुपए भी आप कमाओ। सारा खेल मेहनत और पढ़ाई का ही तो है। आज हमने पढ़ाई की है तभी तो आपके सामने मतलब इतने दिल से चीजों को क्लियर कर पा रहा हूं मैं। तो बेटा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क में कुछ नहीं रखा। एग्जाम कोई भी हो, सब्जेक्ट वाइज चीजों को तैयार करते चले जाओ। जब आपके सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे फिर आप किसी भी एग्जाम में जा सकते हो। जब आपके चारों सब्जेक्ट तैयार होंगे, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीके भी, फिर जो आपने एग्जाम फोड़ना है उसके जिस दिन फॉर्म आ जाए उस दिन से उसके प्रीवियस ईयर पेपर लगाने शुरू कर दो। सिलेबस आपका चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट होना चाहिए जिस दिन फॉर्म आए, और जब तक पेपर हो उस 2.5-3 महीने की यात्रा में केवल प्रीवियस ईयर पेपर, केवल मॉक टेस्ट लगाओ उस पेपर के। मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपको रोक दे सिलेक्शन लेने से। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा केवल दिखने में है, एक्चुअल में कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। अभी MTS की बात करूं 56 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन सही बता रहा हूं अभी जिस दिन आपका लास्ट शिफ्ट होगी 14 नवंबर को, उसके बाद में मैं दिखा दूंगा कि पेपर देने 30 लाख से ज्यादा बच्चा नहीं पहुंचेगा। 56 में से 26 लाख तो पहले ही बाहर हैं जो पेपर ही नहीं देंगे। इसमें से भी, इस 30 लाख में से भी 20 लाख बच्चे वो होंगे जिन्हें MTS की सही मायने में बात करूं तो सिलेबस भी नहीं पता होगा, क्या बढ़ गया क्या घट गया। तो एक्चुअल कंपटीशन केवल 10 लाख में। 10 लाख में से भी पढ़ने वाले जो होंगे, जो वास्तव में दिल से पढ़ने वाले, वो लोग 5 लाख है। तो ये बात आप भी समझ लो, जिसने सिलेबस कंप्लीट किया, जो मॉक टेस्ट लगा के आया, वो केवल 5 लाख बच्चे। ये फैक्ट है भैया, आप मानिएगा मत मानिएगा वो आपकी इच्छा है। जुड़ जाना, कूपन कोड आपके सामने। अगर प्राइस की दिक्कत आए, मतलब ना हो कोई बजट का इश्यू, तो सीधा महापैक में जुड़ जाना। कोई भी महापैक लोगे SSC CGL का या फिर SSC महापैक, तो बेटा महापैक के अंदर आपको ये ऑलरेडी मिल जाएगा। कूपन कोड हर जगह पूरे अड्डा एप्लीकेशन पर, बुक्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए सेम है Y795। ठीक है लाडले, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके दोस्तों तक पहुंचा देना। ठीक है, कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह वीडियोस वाले सेक्शन में अच्छी सी क्लास के साथ। बाय भैया, लव यू ऑल।